बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज नया पार्लिमानी साल स्टार्ट हो गया और आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर खिताब किया इससे। और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान हिस्ट्री के पहले सदर हैं जिन्होंने 7वां खिताब किया है कौमी असम्बली से, और मेरा ख्याल है ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में और आज उसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन जो एहतजाज हुआ आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ वो बड़ा हैरान कुन है। और आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त वाहिद सियासतदान हैं जो मफाहिमत की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं कि आप ये हाथ पकड़ें ताकि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसिफ अली जरदारी साहब को पसंद नहीं कर रही। आज के दिन ऐसे महसूस होता था कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही टारगेट है और उस टारगेट का नाम है आसिफ अली जरदारी। ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और अगर मफाहिमत नहीं होगी तो फिर स्टेट कैसे चल सकेगी, जो दूसरा सवाल है जो आज के शो में हम उठाएंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शर्मिला फारूकी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त अमर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं और इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, रुकने कौमी असम्बली भी हैं। अगर आप इजाज़त दें तो खोसा साहब से मैं खोसा ये फरमाइएगा, आप तो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, आपको याद था कि उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ इसी किस्म की एक्टिविटीज होती थी और आप रोकते थे। आप ये कहते थे सदर एक शनाख्ती अलामत है पूरे पाकिस्तान के लिए और जब आप उसकी तकरीर के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे आप लोग दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ है, तो मुल्क कैसे चल सकेगा सर आगे? देखिए, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, पहले हाई कोर्ट ने फैसला किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्दीक की थी कि सदर पाकिस्तान जो है वफाक की अलामत होते हैं और वो किसी पार्टी के साथ जो है मुंसलिक रहकर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो हतमी था। अब उसकी भी एक किस्म की खिलाफ वर्जी हुई है क्योंकि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो वफाक की अलामत बनने की बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर की हैसियत से एक दिन पहले खड़ी खुदाबख्श में जाके तकरीर भी करके आए थे और आज भी ने जो है उसी रूप में एक जो है एड्रेस किया जिसका जाहिर है कि हाउस से जो हाउस मुकम्मल भी नहीं था, इसलिए कि में तो सेनेट के जो है इलेक्शन हुए ही नहीं है, तो फिर पार्लिमानी साल की शुरुआत कैसे की जा सकती है। और वैसे भी एक पार्टी को जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगाकर और उसकी जो है न सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए 100 सीटें चुरा ली गई और मैंडेट पे डाका मारा गया। खोसा साहब, आप आसिफ अली जरदारी साहब को सदर नहीं मानते फिर आप? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब बात नहीं है, ये तो असूल बात है। आइन की अगर खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और इस वक्त जो है अगर वफाकी हुकूमत भी वो लोग चला रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ तो जाहिर चला नहीं रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ तो खुद अपने हल्के से हारा हुआ है जिस पर एतराज हमने किया था और हमने अंडर प्रोटेस्ट इस पार्लियामान में बैठे हुए हैं। लेकिन ये डी फैक्टो हो सकता है, डी यूरे नहीं है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि जो अपने हल्के से आ रहा हुआ फॉर्म 47 की पैदावार हो वो 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जेक्टिव कैसे बन सकता है? नहीं, और आप आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मान रहे हैं या नहीं मान रहे सर? देखिए, आसिफ अली सदर साहब भी एक नामुकम्मल हाउस के जो है वो मुंतखब हुए, इसलिए वो इलेक्शन ही जो है वो नहीं। वो मेरा कौन सा बड़ा सिंपल सवाल है कि आप उन्हें सदर मानते या नहीं मानते? नहीं, मेरे मानते ना मानने का सवाल नहीं है। डी फैक्टो जरूर है वो, लेकिन डी यूरे नहीं है। कानूनी और आईनी तौर पर वो मुंतखब नहीं हो सकते। देखिए सर, आपकी पूरी पार्टी उन्हें सदर नहीं मान रही, वो ये कह रहे हैं कि गैर आईनी गैर कानूनी सदर है पूरी पार्टी आपके चेयरमैन, लेकिन आप क्लियर नहीं है इसमें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा डी यूरे नहीं है। डी फैक्टो तो जाहिर है कि जो जिसको बिठा दें, अब जिस तरह से ये इन्होंने हुकूमत में बंदर बांट करके या जिन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट में बिठा दिया है। सर, अगर आप उनको नहीं मान रहे तो फिर एक सिनेरियो है, फिर आपको उनके अहकामात भी नहीं मानने चाहिए, फिर आपको उस ऐवान में नहीं जाना चाहिए जिसे सदर की समरी के जरिए कॉल किया जाता है, तो फिर तो आपको बहुत नहीं हो लिया कि जी राजा रियाज साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बन जाते हैं, ये तो डिटाई की इंतहा है ना। देखिए, अगर आप जो है 2 असेंबलियों को
तोड़ते हैं तो फिर भी 90 दिन के अंदर जो आइन की मुंतहा थी वो आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए और दिखाई के साथ बैठे रहे। या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आई फिर भी उसको नहीं माना और फिर भी जो है डिफाइंस करके और फिर भी डी फैक्टो जो है बैठे रहे और 16 माह की हुकूमत करते रहे और फिर केयर टेकर भी जिस तरीके से नहीं लेकिन अगेन सवाल मेरा फिर वही है कि हाँ सदर आसिफ ज़रदारी साहब को सदर मानते ही नहीं मानते। देखिए मैंने तो अर्ज किया ना कि आप डी फैक्टो इस वक्त जो है हुक्मरानी एक्चुअली सर वो सदर होता है या नहीं होता, डिफैक्टो क्या होता है सर खोसा साहब? डी फैक्टो ये होता है जिस तरह एक आप आर्मी डिक्टेटर को बिठा दें वो डी फैक्टो तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, डी ज्यूरे नहीं है। बिल्कुल ठीक वही है ये आइन। ये देखिए मार्शल लॉ से बदतर है ये रिजीम। आप साथ ही रहेगा खोसा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शर्मिया फारूकी साहब आप वैसे क्यों इस किस्म की गलतियां करते हैं जिसकी वजह से खोसा साहब जैसे कानूनदान जो उनको भी आपके खिलाफ बोलना पड़ता है? अगर सदर साहब हैं तो फिर उन्हें पार्टी का ओहदा छोड़ देना चाहिए। शुक्रिया जावेद साहब। देखिए बात यह है कि ये माने या ना माने, ये तो खैर कुछ भी नहीं मानते ना। सुन्नी इत्तेहाद वाले सिवाय कैदी नंबर 804 के अलावा किसी को कुछ भी नहीं मानते। इनके लिए इस मुल्क के अंदर अगर कोई मसला है तो वो कैदी नंबर 804 है। इस मुल्क में ना गुर्बत है ना बेरोजगारी है। वो अपने लीडर की बात कर रहे हैं। सबके लीडर जेलों में गए, हमारे तो लीडर शहीद भी हुए। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई, आसिफ अली जरदारी साहब ने 11.5 साल कैद काटी। ये तो कुछ भी नहीं है। मुल्क में और भी मसाइल हैं और जिन लोगों ने इनको वोट दे के पार्लियामान में भेजा उनके भी मसाइल हैं। आज तकरीबन इस पार्लियामेंट को आए हुए 29 फरवरी से लगा लें, तकरीबन कोई 1.5 माह हो गया है। बहुत सारे मौके आए जहां पर ये मुल्क की मसाइल की बात कर सकते थे, अवाम की मसाइल की बात कर सकते थे, लेकिन इनको सिर्फ एक प्ले कार्ड उठा के रखते हैं, कैदी नंबर 804 और इमरान खान को रहा करो। और इनकी जिंदगी में इनको इजाजत ही नहीं है कि कोई और बात करें। मसला ये है इजाजत कहां से लेनी है? कैदी नंबर 804 से। खोसा साहब समझदार मेरी पार्टी के हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। खोसा साहब ने हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखा। हाँ नहीं, बात यह है कि खोसा साहब ने अभी तक लेकिन मुतालबात उनके कानूनी है वैसे खोसा साहब के। बात यह है कि आज एक सिविलियन प्रेसिडेंट जो तारीख में दूसरी बार इलेक्ट हुआ है, ये भी तारीख है, और 7वीं बार खिताब कर रहा है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को आप रिस्पेक्ट दें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आप सुने उनकी बात। सदर साहब की तकरीर के अंदर क्या बातें थी? सदर साहब की तकरीर के अंदर मफाहमत की बात थी, सदर साहब की तकरीर के अंदर एजुकेशन की बात थी, हेल्थ की बात थी, मुल्क में पोलराइजेशन की बात थी। तकरीर में यही बात नहीं, लेकिन देखिए ये तो मुल्क के मसाइल है ना, इसके अलावा और क्या बात है? आज आपका क्या इशू है इस मुल्क के अंदर? जो पोलराइजेशन है इस मुल्क के अंदर, जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, यही तो मसले हैं ना। और इन मसलों का हल क्या है कि आप ये पोलराइजेशन, ये तकसीम को खत्म करें, साथ बैठें। बड़ा मौका, सुनहरी मौका है जो आपको मिला है कि इतनी सारी जमातें पार्लियामान के अंदर है, आप बैठें, मुल्क की मसाइल पे बात करें। चेयरमैन साहब आपको मानते नहीं, वो सदर साहब को सदर साहब नहीं मानते, सदर साहब मानते नहीं है। फॉर्म 47 चौधरी साहब, अगर ऐसी बात थी तो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? वाई अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में क्यों पिच करें? अगर आप नहीं मानते तो फिर आप बैठे पार्लियामान से बाहर ना आए पार्लियामान में। वैसे आज सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया है पीटीआई ने, और ये सिर्फ वाहिद पार्टी है जो मुफाहिमत की बात कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खामोश है, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे, लेकिन उसी के खिलाफ आज जो एहतजाज हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती? नहीं चौधरी साहब, फर्क है। वो ये है कि आज सदर मुमलिकत जब खिताब करने आए हैं तो क्या आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग शोर करती ताकि पीटीआई का एहतजाज और बढ़ता? उन्हें अपने सदर के खिताब को सुनना था, इसलिए उन्होंने मौका दिया कि आप जो चाहें करें। सदर ने अपनी तकरीर की, ये फर्क है। और ये हमेशा टारगेट सिर्फ आसिफ अली नहीं, क्योंकि आज मुकर्रर वो थे ना, अगर अपोजिशन में गवर्नमेंट साइड से कोई बोलता तो फिर बोलते। उनका मकसद था कि सदर साहब स्पीच करें। वो इन्होंने खंदा पेशानी से सुनी बात कि आप जो करना चाहते हैं दुनिया, और ये कोई पहली दफा नहीं, वो आपने जिक्र भी कर दिया। यहाँ पे शुरू हुआ था इसहाक खान मरहूम से। अब मरहूमीन की लाइन है सदूर की,
कि जा चुके हैं दुनिया से, हर एक के साथ यही कुछ हुआ। चूड़ियां फेंकी वो गई, PMLN चादरें फेंकी गई। हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, सब अपनी अपनी बारी पे एक ही किरदार अदा करते हैं। लिहाजा वो जो कह रहे हैं ना बैरिस्टर गौहर साहब, मैं लतीफ खोसा साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उन्होंने कहा ना हम सदर को मानते हैं ना वजीर आजम को गैर कानूनी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इनका कानूनी वजीर आला KP गंडापुर साहब क्या लेने आते हैं वजीर आजम के पास, अगर गैर कानूनी हक लेने आते हैं? हाँ, तो भाई वो गैर कानूनी है, फिर क्यों मांग रहे हैं? मतलब बात यह है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। हकीकत यह है कि सदर भी मौजूद है, वजीर आजम। और जो दूसरी बात आपने की कि आसिफ अली जरदारी, सदर मुमलिकत का खिताब हुकूमत का आईनादार होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं। ये कोई मुखालिफ मुतारिब सदर नहीं है कि जी पार्टी कोई और है। ये मुफाहिमत का मैसेज कबूल ही नहीं कर रहे सर। देखे ना, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त दिया जब इमरान खान वजीर आजम बने, उन्होंने कहा ये चोर है, ये डकैत है, हम नहीं मानते। उन्होंने मिसाके मईशत की बात की थी। ये जितनी बात करते थे, इन्हें गाली ये पड़ती थी कि ये तो नीचे लगना चाह रहे हैं, ये तो अपोजिशन ही इमरान खान की दवाम दे रही है कि ये कोई तहरीक नहीं कर रहे, ये जुलूस लेके आते हैं और वापस चले जाते हैं। इनको पसंद था PTI को और लोगों को 2014 का धरना कि मुल्क को मफलूज करो, रिजवी साहब का धरना कि मुल्क को मफलूज करो। यहाँ सियासत कुछ और हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ना, मैं इस बात का पहले नहीं था दाई, लेकिन हालात ने हमें ये चीज समझने पे मजबूर की कि जो बेनजीर भुट्टो मरहुमा ने और नवाज शरीफ ने साइन किया ना, वो ये था कि जी हमने एक गंद कर लिया है और उसको फिर वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ लेके चल रहे हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। बाद में तो बीच में नहीं सर, बीच में से PTI को 2011 में उठाया गया कि ये कैसे हो सकता है कि हमने इनको लड़ाना था, ये नई पार्टी आ गई, अब वो उनके गले पड़ गई जिन्होंने बनाई। अब मसला ये है कि उनको भी समझ नहीं आ रही, समझ किसी को भी नहीं आ रही, फैसला पार्लियामेंट में कर लेना चाहिए कि हमें आइंदा का इलेक्शन कैसे करना। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और आप पहले दिन से ये बात करें, मैं खोसा साहब के पास जाकर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। खोसा साहब, आज सदर साहब ने कहा हमारे पास वक्त कम है, और ये बात वैसे गलत नहीं है उनकी, और उन्होंने कहा मुफाहिमत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो खोसा साहब, आप जैसे सीजन लोग हैं जो हर साइड पे जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, तो आप मुफाहिमत की तरफ क्यों नहीं जाते सर? देखिए किससे बात करें, असल में अगर तो अख्तियार में इनके कुछ है तो अपना, यानी खाना सनाउल्लाह ने कहा कि ये तो उनकी मेहरबानी है मौसम नकवी साहब की कि उन्होंने वजीर दाखिला ने कलमदान मांगा। अगर वो वजारत उस्मा के होते तो वजारत उस्मा भी उन्हीं को मिलती। मतलब वजीर खजाना अपना लगा नहीं सकते हैं शहबाज शरीफ। ये हुकूमत कौन चला रहा है, किससे बात की जाए? देखें, बात तो ये है कि सियासतदानों को इस्तेमाल किया जाता है बदकिस्मती से, और ये पपेट गवर्नमेंट जो है बनाई जाती है, गिराई जाती है, कोलिशन बनाई जाती है, गिराई जाती है। ये मजाक जुआ बिंदी का खत्म होगा जब तक सियासतदानों ने सारों ने एक एक बारी भुगत चुके हैं। अब बेनजीर भुट्टो साहबा और आसिफ जरदारी जेल में रहे, फिर नवाज शरीफ जेल में रहा, फिर अब इमरान खान जेल में रहा। ये कब तक दाढ़ी अपनी जो है दूसरों के हाथों में देते रहेंगे? तो इसलिए अगर तो ये फैसला करना है कि पीपल्स अवाम का ही इक़्तिदार का आइन में मुसल्लम है, आर्टिकल 7 में रियासत है और ताबेदारी और वफादारी अवाम ही की पर वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इदारा एक ही है जो अवाम के जो है मुंतखब नुमाइंदों की बुनियाद पर मारूज वजूद में आता है और वहीं से जो है हुकूमतें बनती है। उसी को हक है पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का। बाकी सब तनख्वाहदार हैं और तनख्वाहदार भी अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। दे आर सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, सर्विस। बिल्कुल सही बात। कौन सा मैं वैसे इत्तफाक करता हूं जरदारी साहब के ख्यालात से और बड़ी हद तक आपके ख्यालात से भी कि मुफाहिमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे तो पाकिस्तान कहेगा, वैसे नहीं। खोसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खोसा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आज के शो में हम एक नए मेहमान को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इनका नाम अहद अली शाह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और ये परवेज खटक साहब को हरा के कौमी असम्बली में पहुंचे हैं और इससे दायरे बात करते रहेंगे कि बेसिकली इन्होंने ये जादू किया कैसे था। राना साहब ये फरमाइए, मुफाहिमत का मेरा ख्याल है आखिरी मौका है और अगर अब भी मुफाहिमत नहीं होती तो फिर ये एक बड़ी लड़ाई है जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। राना साहब मैं कहता हूँ, देखिए मुफाहिमत हमेशा से मौका देती है। अब जो अभी खोसा साहब बात कर रहे थे कि हम इनसे क्यों बात करें, अब ये बात करना चाहते हैं आर्मी से। अच्छा, आर्मी चीफ होता है, उनके साथ एक टीम है, वो कहते हैं मुझे और मेरी बेगम को आर्मी चीफ ने टारगेट किया हुआ है।
और रोजाना की बुनियाद पे कह रहे हैं। पहले वो DGI का भी साथ नाम रखते थे, अब सिर्फ आर्मी चीफ हो गए। और कहते क्या थे 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले कि 8 फरवरी के बाद मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मैं मुंतजिर हूं। बात कैसे करना चाहते हैं? मुराद सईद साहब का एक मैसेज ट्वीट पे आया था कि इमरान खान साहब को 3 पेशकशें की गई थी कि 3 साल के लिए घर बैठ जाए, फलां हो जाए। एक तरफ मानते हैं, मैसेज आते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बात नहीं होती। अब वो बात है नहीं, आर्मी चीफ से नहीं होती, मसला वो तो आर्मी चीफ का तो क्लियर है कि अलवी साहब ने कितना जोर लगाया था। अच्छा, आप क्या नहीं करते रहे उनके बारे में, लेकिन कोई मुकाबला नहीं हो रहा कि आर्मी चीफ इसलिए बदला ले रहे हैं कि आपने उनको ISI की DG से हटा दिया था, या आप उनको आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाह रहे थे, या आप उनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे। इशू ये है कि उनका काम है नहीं ये बात करना। आपको अगर रास्ता सियासी तौर पर लेना है, आप जिसको नहीं सदर मानते, जिसको वजीर आजम नहीं मानते, आपने बात अल्टीमेटली उनके लोगों से करनी है। आप स्पीकर के पास क्या लेके गए? असद कैसर साहब के इलेक्शन कमिश्नर रोटेशन से आए, क्या स्पीकर ने अकेले ने फैसला कर लिया? मतलब मुझे बताएं ना, आप रास्ता ढूंढते हैं, फजलुर रहमान से आप टॉक करते हैं, आप एक ट्वीट करते हैं असद कैसर साहब कि हमारी बातचीत होगी, अगले दिन JUI को वजाहत करनी पड़ी कि हमने इस तरह नहीं की, हमने कहा है कि जो आपने पशीन के जलसे में गुफ्तगू की है उसकी वजाहत करें, उसको आप उधर भी ठीक नहीं, आप इधर भी ठीक नहीं, तो आप चाहते हैं कि वो पॉलिटिकली गोद में दोबारा लिया जाए और इक्तदार दिया जाए। ऐसे नहीं होगा। आप ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मारे खा खा के खड़े हैं, आप इनके ऊपर जो मर्जी करें, अब आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन आने से मुराद ये है कि आप जो रास्ता लेना चाहते हैं, आप इंतखाबी इस्लाहत करा लें, अदालती इस्लाहत करा लें। आप क्या नहीं फ़खर इमाम ने बिल दिया था कि जनाब खोसा साहब की, जब मैं लतीफ खोसा साहब की बात नहीं कर रहा, आसिफ सईद खोसा साहब कि जनाब उनकी मुलाजमत में एक्सटेंशन कर दें, चाहे वो 68 कर दी जाए। मुलाजमत तो वो भी चाह रहे थे, फिर वो ऐवान सदर चाह रहे थे, सौदेबाजियां हो रही थी। तो ये खान साहब खुद कर रहे थे ना। 19 अगस्त को 2019 को उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कर दी। अब लोग यहां पे फटाफट फलसफा भेजते हैं नवाज शरीफ ने सौदा किया। अरे भाई, वो तो नवाज शरीफ तो उसके बाद गया जब एक्सटेंशन मिल चुकी थी, उसमें तो नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, इमरान खान ने ऑर्डर किए थे। फंसाया किसने? 22 नवंबर को आसिफ सईद खोसा साहब ने। अब जब तक उस जहन से बाहर नहीं ना आएंगे कि जी अब कुछ करना है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर सियासी जमातें तभी हो सकता। वैसे शाह साहब, वैसे आज आप गए थे कौमी असम्बली में और आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहिमत की दावत दे रहे थे आपको, लेकिन जो कुछ आपने वहां पे किया, मेरा ख्याल आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर इसके जवाब में जी चौधरी साहब मैं ये कहूंगा कि जो कुछ 8 फरवरी को हुआ तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? जो हुआ तो उसका रिएक्शन तो फिर यही आना है। क्या हुआ? आप जीत के आए हैं, अगर देखें चौधरी साहब हुआ होता तो आप आज यहाँ बैठे। बिल्कुल, मैं जीत के आया हूँ। देखिए पूरे पाकिस्तान का खटक साहब को हराया आपने। जी देखिए, मेरी ये अकेले की बात नहीं है, ठीक है। हम जिस तरह जीत के आए हैं, उस रात को जो हुआ, शायद आपकी मीडिया टीम्स वहां पे थी, हम बाकायदा खटक साहब देखें, पार्टी के हेड थे, पार्टी बनाई थी, और आप ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। बिल्कुल। तो ये कैसा झुरलू था जिसमें अपने बंदे को नहीं जितवा सके? देखिए, जहाँ पे हमारा पश्तून माशरा है, ठीक है, आपको पता है, नौशहरा में आप किसी से भी पूछ लें, जिस तरह हम ये 5 सूबाई सीटें और 2 कौमी हल्के की सीटें, जिस तरह हमने इसको बचाया है, हम सुबह 8:30 बजे तक हम फार्म 47 के लिए हम बैठे रहे, हम 2-2.5 हज़ार बंदा लेके DRO ऑफिस हम बैठे रहे, हमने धरना दिया, हमने अपनी वहाँ पे जाके बैठ के अपनी वोट की हिफाजत की, हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। तो जो बाकी लोग हारे हैं वो अपने वोट की हिफाजत नहीं करते? बिल्कुल, उसमें कुछ लोगों की तो कसूर तो आपका हुआ ना, आप लोगों का। देखिए इलेक्शन कराना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वोट डालना लोगों की जिम्मेवारी भी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके वोट डालें। उनका फिर ये काम नहीं है कि वो जाके सुबह तक बैठे रहें कि अपना रिजल्ट लें, अपना फॉर्म 47 लें। ये हुकूमत का काम होता है, ये स्टेट का काम होता है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा ताकि सिस्टम बेहतर करें आप। तो जिस तरीके से ये गवर्नमेंट आई है, हम तो जब भी आपके इस शो में मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, हम बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं कि ये फॉर्म 47 से बनी हुई हुकूमत है। तो भाई सदर साहब को सदर क्यों नहीं मानते आप? तो जी हम किस तरह मान लें, जो तरीक़ेकार अपनाया गया इस इलेक्शन में, तो भाई सदर साहब के अहकामात क्यों मानते आप? हमने तो नहीं मानते, तो अहकामात क्यों मानते? हमने जिनको कौन सा काम माने सदर साहब का? सदर का इलेक्शन लड़ा आपने भाई, हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना उम्मीदवार जी हमने बिल्कुल सदर इलेक्ट हो के आया, हमने जी इसमें बिल्कुल हिस्सा लिया, क्योंकि देखिए आपने सियासत भी करनी है, आपने एहतजाज भी करना है, तो ये सब चीजें लेके चलना है। सियासत करनी है ना, शर्मिला साहबा है, सियासत करनी है, बिल्कुल करनी है जी। तो सियासत, इनके सियासत का महवर यही है, गालम गलोच, बदतमीजी, हाउस में बिजनेस चलने नहीं देना,
और नारे लगाना। मैंने आपको बताया ना, इनकी सियासत ही यही है। ये जो वोट लेकर अभी मेरे भाई कह रहे हैं मैं वोट लेकर आया, तो इनके हल्के में धांधली नहीं हुई, बाकी पूरे पाकिस्तान नहीं, इन्होंने में हुई। होने नहीं दी, वो कह रहे होने नहीं दी हमने, तो 2,500 बंदा बाकियों ने इकट्ठा भी करके। होने नहीं दी थी, लेकिन जाहिर बात है कि वो जिस तरह हुआ सो हुआ। ये समझते हैं कि केपीके में धांधली नहीं हुई, बाकी पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई। जहां जहां से ये लोग जीते हैं वहां इलेक्शन सही हुआ है, जहां ये आ रहे हैं वहां इलेक्शन गलत हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मानते ही नहीं है और आप समझते हैं कि बाकी फॉर्म 45, 47 का मसला है, ये सारे फॉर्म 47 वाले हैं, तो फिर आप उस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं ना। अपने कैंडिडेट्स क्यों पिच किया आपने? अच्छा, मजे की बात यह है कि ये हमसे जो लड़ाई कर रहे हैं तो इनका अपना नुकसान है, क्योंकि हम तो वही बात कर रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी इनॉग्रल स्पीच नेशनल असेंबली में ये कहा 2018 में नहीं, अभी 2024 में, ये जो अभी जो पहली स्पीच उन्होंने दी, यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि फॉर्म 45, 47 का मसला हल हो। जब हम 2018 में फॉर्म 45 की बात करते थे तो आप हमारा हाँ, तो आप मजाक उड़ाते थे हमारा। फर्क ये था कि पहले हम उस तरफ थे, अब इस तरफ हैं। जब हम बात करते थे तो ये मजाक उड़ाते थे, आज इस तरफ है और ये एहतजाज करें। अगर उस वक्त बैठ के मसले का हल ढूंढ लेते, इस्लाहात कर लेते, तो आज ये मसला नहीं होता। फिर भी चेयरमैन साहब ने कहा कि अगेन हमारे पास एक सुनहरी मौका है, आज भी बैठ के इंतखाबी इस्लाहात करें हमारे साथ, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जीतने वाला जीत माने, हारने वाला हार मान ले। आपने ऑफर की लेकिन आज उन्होंने कबूल नहीं की, तो अब आपके पास ऑप्शन ये क्या है? तो ये देखिए इनकी बदकिस्मती है। तारीख बार बार मौके नहीं देती चौधरी साहब। एक मौका 2018 में मिला, एक मौका मिला, शायद अगली बार ना मिले इनको मौका। यानी इनका नुकसान होगा। नुकसान इनका देखें, हम तो इस बात को मानते हैं, हम पीपल्स पार्टी कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है। वी बिलीव कि हमने सबको साथ लेके चलना है। हमारे लिए किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा क्या है? ये इनको फॉर्म 45, 47 का मसला है। हम भी ये कहते हैं कि इस मसले को हल करो, हम भी कहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स करो, हम भी कहते हैं मामला दुरुस्त करो। तो फिर झगड़ा किस बात का है? अच्छा, ये कहते हैं मैं मई 9 के वाकयात के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाओ, हम भी वही बात कर रहे हैं। तो इख्तलाफ किधर है? वैसे तो फिर झगड़ा मसला किस क्या है? बात का? लड़ाई आपकी क्या हाँ, है? क्या है? नहीं, हम तो लड़ तो हम किसी से नहीं रहे, हम तो आज जो तूफान बदतमीजी था ये पार्लिमानी रिवायत के बरखिलाफ है, गैर पार्लिमानी रवैया है। आप ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको कोई शख्सियत पसंद हो ना बाजे ले गए आप, लेकिन यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। ये आपको पार्लिमानी रिवायत सीखनी पड़ेगी। तो वैसे और आप अगर कह रहे नहीं हैं सदर साहब खिताब सीखेंगे ना तो कर सकते? आपके बच्चे भी यही करेंगे, फिर आप शिकायत नहीं कर सकेंगे। वैसे तो ज्यादातर नौजवान जो इसी पार्टी के तो अंदर। गलत है। नहीं, वालिदादी साहब ने किया ना। नहीं, हम तो देखिए जी, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था और हमने सदर साहब ने अपनी स्पीच करनी थी, हमने अपनी बात पहुंचानी थी। वैसे बाजे कौन लेके गया था अंदर? वैसे बस वो जो लेकर आया था, फिर वो उनसे पूछ लिया। वैसे कौन लेके आया था? मुझे नहीं पता कौन लेकर आया था, और आप क्योंकि समझते क्या? और हमारे आप समझ समझते ठीक क्या? है ये। जी नहीं, हम तो नहीं लेकर आए बाजे। और इवन जब पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो पार्टी में उसमें तो बड़ी वहाँ पे तकसीम है ना। नेशनल खड़े बैठे हुए थे। पार्टी क्या में भी बड़ी करती? तकसीम है ना। नहीं, ये मसला पार्टी ये है, नहीं करिए किसी इनमें का। बहुत सारे सियासी लोग हैं, बहुत सारे गैर सियासी लोग हैं, और जो गैर सियासी लोग हैं वो सियासी लोगों पे हावी हो गए हैं। वैसे कौन को आइडिया कहाँ से आता है ये सब कुछ, ये बाजों का, सीटियों का? नहीं जी, हमारा कोई ना कोई पार्टी की पॉलिसी है, ना कोई मीटिंग में इस तरह की बात हुई थी। ये अगर कोई इनफरादी तौर पे तो आप ऐसे पूछेंगे उनसे ये क्या किया उन्होंने? बिल्कुल जी, पूछना चाहिए वैसे। बिल्कुल पूछना चाहिए। हाँ। अगला तो ये है कि ढोल लेके भी आ जाए वहां पे ही हो सकता है। कुछ भी लेके आ सकते हैं, कुछ भी लेके आ सकते कुछ ये नहीं। वैसे आपका क्या ख्याल है? ठीक है ढोल वैसे? के अलावा और बहुत ये कुछ ठीक नहीं लेके है। आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इनसे कोई लेके आना बैद चाहिए नहीं था। है। बट देखें, वो जैसी करनी वैसी भरनी। तो बस ये जिस तरह का इन्होंने रवायत रखी है, बुनियाद रखी है, तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरह की माजरत होगी। के ये साथ सारी की हमने सारी बुनियाद नहीं ये रखी है। हम तो बड़े पार्लिमानी लोग हैं, हमने आइन बनाया है, हमने अच्छी रिवायात रखी हैं। आज भी सदर साहब की तकरीर के अंदर यही था कि इस पोलराइजेशन को खत्म करें, इस तकसीम को खत्म करें। हम तो आज भी मफामत की बात करते हैं। तो मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, लेकिन राणा साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी लाइन क्रॉस की। उन्होंने कहा ये मुल्क दुश्मन पार्टी है ये, और इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो मुल्क दुश्मन पार्टियों के साथ होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर दिफा को इस टाइप का कोई बयान देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब ये फरमाइए सर, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया, मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शनेबल है। वज़ीर दिफा को कम से कम ये नहीं कहना चाहिए एक पोलिटिकल पार्टी के बारे में कि ये मुल्क दुश्मन है और उनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो मुल्क दुश्मनों के साथ होता है। कल को हो सकता है ख्वाजा साहब को इनके साथ बैठना पड़ जाए, किस मुंह से बैठेंगे फिर? सियासतदान सबका एक ही जैसा फेस है और बड़े सुकून से बैठ जाते हैं। इमरान खान साहब बैठे पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब की क्या स्पीचेस थी, इन्होंने ऑफर की कि हम आपके साथ बैठते हैं, आप हुकूमत बना लें। कोई मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का सोच भी सकता था कि इनके दर पे बार बार हाजिरी होगी, हो रही, मतलब सियासत इसी चीज का नाम है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसको ना आप इस तरह नहीं बयान ले सकते। ठीक है, उन वजीर दिफा का लफ्ज लगा हुआ है उनके साथ और वो कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मनी। असल इशू है शेर अब्दुल मरवत साहब का बयान। ठीक है, आप एक ऐसे वक्त में जब आप बड़ी मुश्किल से मेहनत करके लोगों को लाते हैं कि इन्वेस्टमेंट का माहौल बने, अब ये अच्छी बात हुई कि पीटीआई ने लाइन में लग के उनको डिसोन किया कि ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और उन्होंने भी कहना पड़ा। हालांकि ये वही आज भी मैंने आज भी बयान दिया, हालांकि ये वही आदमी है जिन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होगा। पूरी पार्टी ने कहा नहीं, इमरान खान ने नहीं कहा, फिर वो हो गया। ये खान साहब की अपनी पॉलिसी है ना कि वो मैं मिलने गया हूं तो ये कह देंगे, आप मिलने गए तो ये कह देंगे, तीसरी पार्टी आएगी कि यार इन दोनों को समझाओ। तो वहां जेल से इस किस्म की मैसेजिंग होती है। जो शेर अब्दुल मरवत साहब के ख्यालात हैं वो इमरान खान साहब के आपको मैं बताऊं, उनका फिक्रे का आखिरी हिस्सा ये था कि खान साहब के साथ ज्यादती की गई कि वो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये भी बात की गई कि कैबिनेट में उन्होंने कहा कि जनाब इसका तख्ता। मैं वो आदमी हूं जिसने सबसे पहले ये बात मीडिया पे कही थी कि इनके वजीर पहुंच गए हैं वहां लेके, और उन्होंने कुर्सी यूं घुमा के कही थी। मैंने पूरा एक्शन किया कि कैबिनेट में क्या हुआ था, तो उसकी भी वजाहत वो कर रहे थे। फिर खान साहब की आज भी गुफ्तगू आई कि नहीं मेरे साथ तो उन्होंने बड़ा अच्छा सलूक किया, फलां किया। तो भाई ये सोचना चाहिए कि आपके बंदे इस किस्म की गुफ्तगू कैसे करते हैं, फिर आप उनको ऑन भी करते हैं। उनके कोई 15 फैसले ऑन किए, 2-3 डिसऑन किए। ये तरीका होता है छेड़ने का। लेकिन उस पर फिर ख्वाजा आसिफ का गुस्सा, चाहे आप लफ्ज कह लें, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी नहीं है कि आप अगर आपके साथ कोई है और आप खान साहब के फोकल पर्सन हो, खान साहब के आप तर्जुमान हो, फिर आप बात करें, वो बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, वैसे शाह साहब ये फरमाइए, ये जो शेर अब्दुल मरवत साहब है, ज़ाहिर है आपके अपने इलाके के, आपके अपने सूबे के, आपके अपने दोस्त हैं, ये जिस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, क्या वो पार्टी के ख्यालात हैं या उनके जाती ख्यालात? और अगर जाती ख्यालात है तो आप रोकते क्यों नहीं उनको? जी देखें, जो उनके होते हैं ज़ाती ख्यालात, तो वो फिर हम उनको रोक देते हैं, समझा लेते हैं, और जो पार्टी की पॉलिसी होती है वो उनको वो मनोवन बयान करते हैं। तो इंसान ने कभी कभी इंसान से हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो वो थोड़े से जज्बाती है। ऊंच नीच ही दोबारा आप सुनिएगा, ऊंच नीच नहीं है, बड़े कन्विक्शन के साथ बात की। वो खैर है, वो थोड़े जज्बाती है, खतरनाक बात ही नहीं, ये गैर जज्बाती होकर बात की थी उन्होंने वैसे। और दूसरी उन्होंने ये कहा कि वो $3 अरब जो थे ना, वही रिजीम चेंज के थे जो इस वक्त दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की, उससे ज्यादा खतरनाक बात थी पहले से। नहीं, जो देखें, जो बातें उनकी जाती है तो वो उनका वो खुद जवाब देंगे, और जो पार्टी पॉलिसी है तो वो उनको पार्टी बताती है, वो उन्हीं तरह उसको वो करते हैं। आपकी पार्टी में जाती तौर पे कुछ भी कहा जा सकता है, इंसान अच्छी जाती तौर पे इंसान कुछ भी कह सकता है। हर पार्टी में जमहूरियत है, इंसान आजाद है, कह सकता है अपनी बात। पार्टी क्यों है ये? और दूसरा जाती तौर पे कह सकते हैं, डिसोन क्यों कर रहे हैं फिर उसको? डिसोन नहीं कर रहे जी, वो हमारे पार्टी के रहनुमा है, ठीक है। उन्होंने उनकी जो कुर्बानी है आफ्टर 9 मई, वो आज भी गए हैं, आज भी उनका जलसा है, शायद खट्टक को वो दोनों गए हैं, वो लीड कर रहे हैं वहाँ पे। शर्मिला साहब, वैसे ये शेर अब्दुल मरवत साहब की जुबान है, ज़ाहिर पार्टी तो उससे डिस्टेंस पे चली गई, और आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि उसको थोड़ी अकल करनी चाहिए थी बात करने से पहले। तो अकल कौन दिलाएगा उनको? वो उनका जाती फेल है, जाती तौर पे मेरा ख्याल आएगी अकल। पार्टी तो जिम्मेदार अल्लाह करे इन सबको अकल आ जाए, इन सबको कुछ पार्लिमानी रिवायत किस तरह, कवायद और जवाबित किस तरीके से फॉलो करते हैं आ जाए, इनको कौन समझाएगा? मेरे ख्याल नए बंदे सोचने समझने से कासिर हैं, कौन है। समझाएगा? आप देखें, ये बेचारे बैठ के कह रहे हैं बाजा कौन ले आया मुझे नहीं पता, उनसे पूछे। मैंने आपसे कहा ना, इस पार्टी में जो गैर सियासी लोग हैं वो सियासी लोगों पे हावी हो गए। जो सियासी लोग हैं बेचारे कहीं पीछे चले गए या पार्टी छोड़ के चले गए अनफॉर्चुनेटली। अब ये इनके अंदर खुद बड़ी कंफ्यूजन है, इनको खुद नहीं पता कि क्या करना है। सो इनको पहले तो दे हैव टू पुट देयर ओन हाउस एंड ऑर्डर। इनको अपनी जमात में दुरुस्तगी करनी पड़ेगी। ये बेचारे जाते हैं बार बार जाके वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि मेरे नाम के अलावा कोई और नाम लेना नहीं है, कोई और काम करना नहीं है। सारे लीडर हैं, लीडर का नाम तो लेना चाहिए। सबके होते हैं। मैंने अभी चौधरी साहब आपको बताया कि लीडर सबके होते हैं, हमारे भी लीडर है, शहीद हो गए,
इस मुल्क की खातिर। ये नहीं कहा कि जी हमें बचाने के चक्कर के अंदर आप मुल्क को दाव पे लगा दो, ये नहीं होती सियासत। दिस इज नॉट द सियासत। अगर इनको यही सियासत करनी है तो फिर ये भी इनका आखिरी टाइम चल रहा है। फिर वैसे मफाहिम है नहीं, आखिरी टाइम कैसे चल रहा है? वैसे अगली दफा इलेक्शन नहीं जीतेंगे ना। आपको किसने कह दिया? अगर ये अवाम की खिदमत नहीं करेंगे, बार बार इनको ये वोट नहीं पड़ने वाले। नहीं, आप इस बार नहीं कहते थे कि पार्टी खत्म हो गई? मैं तो नहीं कहती थी। आप कहते थे इनके पास बल्ला नहीं है, मैंने नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। नहीं, देखें, और बिल्कुल हेडलेस पार्टी है। देखें चौधरी साहब, इलेक्शन सिंबल छिन जाना ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ। हमारे साथ भी हो चुका है, PMLN के साथ भी हो चुका है। हमने भी इलेक्शन लड़े, इन्होंने भी लड़े, हमें भी सीटें मिली, इनको भी मिली सीटें। बीबी साहिबा को तो बाकायदा हराया गया था, 17 मेंबरान के साथ नेशनल असेंबली में बैठी थी, अगली बार वजीर आजम थी, क्योंकि उन्होंने पार्लिमानी रिवायत के तहत सियासत करी। उन्होंने ये हरकतें नहीं करी जो ये लोग कर रहे हैं। तो आपका ख्याल ये आखिरी बार है जीते? उसके बाद ये अगर अवाम की खिदमत नहीं करेंगे और यही हरकतें करेंगे जो ये कर रहे हैं, तो फिर क्यों देंगे अवाम इनको वोट? व्हाई विल द पीपल वोट फॉर देम? लोगों के मसाइल है ना, लोगों ने उनको ये शोर शराबा गालम गलौज करने के लिए तो पार्लियामान में नहीं भेजा ना। लोगों के मसले हैं ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, तंगी है। इस माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका हल होना जरूरी है। और लोग इलेक्शन में क्यों बाहर निकलते हैं वोट देने के लिए अपने नुमाइंदों को, ताकि वो जाके इनके मसाइल का हल वैसे शाह साहब देखें, आपके हल्के से आपको लोगों ने वोट दिया, हाउ इज ही गोइंग टू सर्व हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स? किस लिए वोट दिए हैं? यानी परवेज खटक को हरा के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वजीर दिफा रहे हैं, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन थे, और उन्होंने आपकी पार्टी को इतना स्ट्रांग कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा में कि तीसरी मरतबा आप वहां से इलेक्ट हुए और तीसरी गवर्नमेंट बनी आपकी। उसको हरा के अगर आपको भेजा है तो कोई मकसद होगा ना आपके भेजने का? बिल्कुल जी। मैं आपको क्लियरली बता दूं, हमें जो भी वोट मिला है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिस कैंडिडेट को भी वोट मिला है, उसको ये वोट हमें लोगों ने वोट दिया है कि भी आप जाएं, आप इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें, आप इमरान खान को हमारी मकसद रिहाई है इमरान खान? बिल्कुल, इमरान खान को आप हमें जी वोट इसलिए दिया है। इस ईद पे हम जितने भी MNAs MPAs अपने हुजूर में बैठे थे, तो हमारे पास लोग काम लेके नहीं आए, हमारे पास हमारे लोग इसलिए आए कि भाई आप खान साहब को कब निकाल रहे हैं जेल से। तो जिस कॉज के लिए लोगों ने वोट दिया तो हम उसी कॉज के लिए बात करेंगे, उसी कॉज के लिए हम बात करेंगे। आप असेंबली आए हैं इमरान खान साहब को निकालने के लिए, जी हमें वोट, हमें देखें खिदमत करना हमारा फर्ज है, हमें लोगों ने वोट दिया है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है। और हमारा जो मकसद था, लोगों ने जो हमें वोट दिया है, जिस रिएक्शन में लोगों ने वोट दिया है, वो वोट सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जाके जाएं और इमरान खान की रिहाई की बात करें। इमरान खान को आप वैसे रिहाई तो जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मेरा ख्याल है, ये अदालतों ने करनी है जी। बिल्कुल, कौमी असम्बली के पास स्पीकर ने तो रहा नहीं करना ना, स्पीकर ने तो रहा नहीं करना ना। ये देखें अदालतें हमारी आजाद हैं कि उससे हम बात करें आज़ादी की। इस मुल्क में क्या आज़ाद है? इस मुल्क में तो ना इलेक्शन आज़ाद है, ना अदलिया आज़ाद है, ना इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, ना कोई सियासी जमात आज़ाद है। ये तो पूरा मुल्क ही यरगमाल है, कैद में है। तो जिस मुल्क में सारा निज़ाम इस तरह का होगा, तो फिर उस दिन उस मुल्क में जब उस मुल्क का सदर बन के कोई इस तरह का करेगा, खिताब करेगा, तो यही बाजे भी होंगे, बैंड भी होगा, ढोलक भी होगी, यही सारा रिएक्शन है। ये जो कुछ हो रहा है असेंबली में, ये सारा का सारा रिएक्शन है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस एवानों में यही लोग कोई जूता लेकर आता था। वैसे शाह साहब, वैसे आपने बड़े नए इंकशाफात किए हैं कि वोट आपको इसलिए मिला है कि आपने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, और ये सूरत उस वक्त तक इसी तरह रहेगी जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आए। तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे ईरान से ये फरमाइएगा, कोई किसी न किसी जगह आपको मफाहमत होती हुई, मामला ठीक होते हुए, टेम्परेचर डाउन होते हुए, स्टेप बैक करते हुए सब लोग नजर आते ही नहीं नजर आते, ये इसी तरह ही चलता रहेगा? शाह साहब ने जो बात कही ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। इनका मैंडेट इमरान खान की रिहाई है। तरीकाकार क्या होना चाहिए उस पर हम भी बात करेंगे, ये भी कर रहे हैं। देखिए ना, ये समझते हैं कि रियासत को घुटनों पे के बल ला के इमरान खान को बाहर निकालना, वो तो नहीं होगा, मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब उसके बाद तरीकाकार क्या है? रियासत से मतलब पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट नहीं, जो खान साहब की रियासत है वो एस्टैब्लिशमेंट है। मतलब वो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट खुद, इन्होंने भी कहा कि खोसा साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि क्या इख्तियार है जिनसे हम बात करें, तो उनसे बात करनी है। और ये चाहते ये हैं कि वो घुटनों के बल आए, तो वो तो नहीं आ रहे। तो फिर क्या पाकिस्तान को घुटनों के बल डालना है? वो हो रहा है। क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल रास्ता, बार बार कहने का मकसद यही होता है कि जो पॉलिटिकल लोग आपको अवेलेबल है, वो आपके चाहे केपी की गवर्नमेंट में है या आप सारे बाकी जगहों पे अपोजिशन में,
एक कलेक्टिव कहीं खुद थॉट प्रोसेस तो होना चाहिए ना। जो कोर कमेटी में गुफ्तगू होती है या आज वो पॉलिटिकल कमेटी बन गई है, वो थॉट प्रोसेस अगर है तो रोजाना इख्तिलाफ राय इतना क्यों, अंदर हो और बाहर एक आवाज हो, फिर पता ये लगे कि जी ये खड़े कहां पे हैं। अभी इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं कि वो ये है कि बस किसी भी तरीके से वो जो प्रेशर है ना वो डाला जाए, वो डालने के बाद इन पे उल्टा हो रहा है। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि जी खान साहब की इनके लोगों की बिल्कुल ठीक विश भी है, राय भी है, दावा भी है कि अप्रैल में हम बाहर ले आएंगे। आज इस वक्त मैं कह सकता हूं कि जी जो मर्जी अदालतें भी फैसले दे लें, बरी कर लें, खान साहब बाहर नहीं आ रहे। अप्रैल में मुमकिन पब्लिक में आ ही नहीं रहे। अच्छा नहीं, आप कर लें, वो चाहे वो हाईकोर्ट के जजेस, हाईकोर्ट के जजेस नहीं कहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, ये जो मर्जी कर लें। खान साहब जो कुछ कर रहे हैं और जो करा रहे हैं वो उनके बाहर आने का रास्ता नहीं है। उनके बाहर आने का रास्ता इनकी उस पॉलिटिकल लीडरशिप को है जो खान साहब के साथ जाके जेल में बात करे कि कुछ दिन आप खामोश रहें, हम जाके बात करते हैं, फिर बात सबसे हो सकती है। लेकिन जब आप बीच में थ्रेट का एलिमेंट ले आते हैं, फिर जो भी बात कर रहा है वो जीरो हो जाता है। अच्छा शर्मिला साहबा, कोई ऑप्शन है मुफाहमत का? दोबारा सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए, हम तो मुफाहमत का ही रास्ता अख्तियार करेंगे और सदर साहब की तो ये रवायत है और उनको जाना पहचाना ही जाता है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो हम तो ऑफर करते रहेंगे क्योंकि हमारा तो जाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चली जाए जेल जाके मिलने इमरान खान साहब से? नहीं जी, देखिए हमने तो पहले भी जब इलेक्शन हम लड़के आए थे तो हमने तो कमेटी बनाई थी उन तमाम लोगों से बात करने के लिए जो हमसे बात करने को तैयार हैं, ये बात करने को तैयार नहीं थे। वैसे जरदारी साहब को मुफाहमत का चैंपियन कहा जाता है, हर बार वो जीते हैं, इस बार फेल हो गए मुकम्मल तौर। इस बार भी हमने मुफाहमत ही की, अगर हम मुफाहमत ना करते तो शायद हम शहबाज शरीफ को वोट ना देते। इमरान खान साहब के साथ जो आपका प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया। बात दोनों जानिब से होती है, अगर सामने वाला बात नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती तो उससे बात नहीं की जा सकती ना। हमारे तो दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे मुफाहमत के। अब भी आ सकते हैं। आज भी सदर साहब के जो तकरीर है उसका मफहूम क्या था? साफ तौर पर उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसके अलावा देयर इज नो ऑप्शन, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर देम। अगर ये समझते हैं कि इस तरह जंग लड़के और इस तरीके से हल्लड़बाजी करके ये अपने काम करवा लेंगे या मामलात सही हो जाएंगे, तो नहीं। जंग से किसी को भी कभी फायदा नहीं पहुंचा है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर नेगोशिएशन, बड़ी बड़ी जंगी हुई चौधरी साहब, लेकिन एंड में क्या हुआ? आपको बैठ के बातचीत के जरिए ही, डायलॉग के जरिए ही मामला हल करने पड़े। अच्छा शाह साहब, आपका ख्याल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर शोर करने से या गवर्नमेंट को कॉर्नर करने से, उसे दीवार से लगाने से इमरान खान साहब रिहा हो सकता है? देखिए, मेरी बहन ने कहा कि मफाहमत, देखिए मफाहमत आप कैसे कहते हैं? मफाहमत तो हम पठान इसको कहते हैं कि जो जिरगा, नहीं, जिरगे में मफाहमत नहीं होती, जिरगे में फैसला होता है, हक की बात होती है। हम मफाहमत नहीं चाहते, हम बात सियासत में होती है, हम भी बात करते हैं, बात करेंगे भी, मगर हम फैसला चाहते हैं, हक का फैसला चाहते हैं। अदालतों से करवा लेना। देखिए, जो आप बात करते हैं मफाहमत की, तो मफाहमत में तो ये है कि आगे जाओ पीछे छोड़ो, ठीक है, आगे जाओ पीछे छोड़ो में, आगे जाओ पीछे छोड़ो में जो जरदारी साहब आपको मुफाहमत की दावत दे रहे हैं, आपको मसला क्या है उनसे? वो हमें किस चीज की दे रहे हैं? कहते हैं बैठे डायलॉग करें पॉलिटिकल। हम तो जुडिशियल रिफॉर्म से बात करने को तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें, ये फॉर्म 45, 47 का मसला हल कर लें, ले आए। हमारी फॉर्म 47, फॉर्म 45 में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस उसमें है नहीं कि आप उसके लिए कमेटियां बनाते हैं, आप उसके लिए मफाहमत करते हैं, आप उसमें उसके पीछे एक घंटा स्पीचें करते हैं। सिंपल सी बात है, आप वो मसला हल कर दें, हमें हमारा मैंडेट दे दें, तो उसके लिए तो कानून साजी करनी पड़ेगी ना सर। वैसे कैसे खुद ही ऐलान कर देंगे जी ये सारे जीत गए कैसे करेंगे? अगर कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा ना। इलेक्शन कमीशन का काम है, इनके पास गवर्नमेंट है, ये बैठाए। इलेक्शन कमीशन तो इररिलेवेंट हो गया ना सर, जब कौमी असेंबली बन गई, अब इलेक्शन कमीशन के पास कुछ नहीं है। अब तो पार्लियामान करेगा ना। अगर कोई ये पार्लियामेंट में ये बात कर दें, ये खुद निकल लें कि जो बंदा आया फॉर्म 47 से वो खुद हो जाए, मुस्ताफी हो जाए, वेरी गुड, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ठीक है ये मफाहमत करते हैं, ऐसी मफाहमत नहीं रास्ता। अच्छा ये अगर इस्तीफा भी दे दे तब भी आप इलेक्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि आपको प्रोसीजर एक फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि ये चला गया तो दूसरा खिलाड़ी ऑटोमेटिक एलिवेट हो गया। इस तरह नहीं होगा। देखिए हमारे फॉर्म 45 हैं, सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, ठीक है, आप उनको कर लें, कैलकुलेट कर लें, ठीक है, उससे निकल आएगा रिजल्ट। तो कौन करेगा ये? अच्छा एक सवाल इनसे पूछें, चौधरी साहब इनसे पूछें, ये जो क्लेम करते हैं कि हमारे इतने लोग जीते हैं,
इनमें से कितने लोग जो हैं इन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार करा है अपने ये जंग लड़ने वो का? आपने जो अपील कितने की है, पिटिशन कितने फाइल लोगों हुई ने हैं? की? कितने इनसे एक फिगर ले लें, कितने पिटिशन उनको फाइल नहीं पता होगा, ज़ाहिर है वो कानूनी टीम नहीं है। नहीं, नहीं, मोस्टली नहीं, लोगों ने नहीं, किया नहीं, नहीं, है, मोस्टली लोगों ने किए हैं। नहीं, मोस्टली नहीं, मुझे फिगर बता दें, मैं आपको फिगर बता दूंगी, मुझे पता है। आपके पास है, मुझे बता दें, मुझे ये पता है। मैं 34 लोगों मसला ने- आपका है, फिगर मुझे पता है, आपको क्यों नहीं पता? वो 180 आपका कर रहे हैं, सारा लेकिन 34 झगड़ा लोगों ने यही, आप कहते हैं मुस्ताफी हो जाए, हमें दे दें सीटें, खारिज होके नहीं, ये हम आपको नहीं इस्तीफा कह रहे, दें, मुस्ताफी क्या हो जी जाए। आओ तुम आके बैठ जाओ। आपको यही नहीं वक्त हो गया पता बस। कि हम कितने आपसे नहीं कह रहे हैं कि लोगों, आप आपके मुस्ताफी हो कितने जाएं। लोग ट्रिब्यूनल में गए हैं हम यही कह रहे हैं कि evidence जो लेके। बंदा अरे आया भाई। फॉर्म 47 से, आप फॉर्म 45 कर लें, कैलकुलेट। मैं ये पूछ रही जो हूँ, आता है मतलब रिजल्ट करेगा, मैं ये सवाल ही है शाह साहब। चौधरी मतलब साहब इस इससे मुल्क में ये है पूछे कि बिल्ली कितने के- लोग बिल्ली के इनके गले में फॉर्म डंडा कौन 45 बांधेगा? वक्त हो गया। लेके ट्रिब्यूनल के पास गए, कितने लोग? वक्त में खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।